नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न और इन 3 प्रश्न के बाद एक छोटी सी बात भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले 3 प्रश्न। क्या पुलिस को पता नहीं है कि कौन है यति नरसिंहानंद? दूसरा, क्या हरियाणा में आप कुछ गुल खिला पाएगी? तीसरा, क्या सोशल मीडिया चुनाव जिता या हरा सकती है? तो सबसे पहले प्रश्न पे आने से पहले आपसे आग्रह कर लूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। उस मेंबरशिप को लेने से हर महीने आपको एक छोटा रकम हमारे अकाउंट में आपको देनी होगी। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, जिसका डिटेल नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, क्या पुलिस को पता नहीं है कि कौन है यति नरसिंहानंद? अभी दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी, जो एक जगह है, जो एक बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे एक हिंदू महापंचायत हुई और यति नरसिंहानंद जी वहाँ आए और उन्होंने फिर उसमें जो उनको वही आता है, क्योंकि वो हेट स्पीच कहना उनको वही आता है, तो उन्होंने वहाँ जैसा था उन्होंने खूब बुरा भला कहा, एक धर्म विशेष को मंच से आह्वान किया। 700-800 की भीड़ थी, जैसा पेपर कह रहे हैं 700-800 की भीड़ थी। इसके मुख्य आयोजक थे प्रीत सिंह जी। प्रीत सिंह जी ने जब इसको कंसीव किया कि हमें ये हिंदू महापंचायत करनी है, तो उन्होंने इसकी परमिशन के लिए अप्लाई किया, जो दिल्ली पुलिस ने डिनाई कर दी। दिल्ली पुलिस का उसमें ये कहना था कि ये लैंड चूँकि डीडीए की है और जब तक लैंड के स्वामी से आपकी परमिशन ना आ जाए या उसका एनओसी ना आ जाए, ये बहुत स्टैंडर्ड है कहीं पे भी, तब तक हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन अब भाई ये तो प्रीत सिंह जी थे। अब प्रीत सिंह जी का सुन लीजिए, ये वही हैं जो पिछली बार उन्होंने अभी कुछ पिछले साल कनॉट प्लेस में वो जंतर मंतर पे उन्होंने वही नारे आरे लगाए थे, उस तरह के नारे एक धर्म विशेष के अगेंस्ट। तो ये वो हैं। इनको किससे डर? मतलब जो यति नरसिंहानंद और इस तरह के जो लोग हैं जो हिंदू महापंचायत और ये सब करते हैं, उनको किसका डर है भाई? तो परमिशन तो ग्रांट नहीं हुई। अब परमिशन अगर ग्रांट नहीं हुई, लेकिन महापंचायत तो करनी थी, अब जो करना है कर लो वाला एटीट्यूड के साथ फिर भी महापंचायत हुई। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, ये महापंचायत हुई कैसे? जो कॉमन सेंस से आता है, हो सकता है ईश्वर करे कि वो सही न हो, कि चूँकि पीठ पे बड़े नेताओं का हाथ है, सरकार की तरफ से एक आंख मूंद लेना जिसको बोलते हैं, उस तरह का एटीट्यूड है, तो शायद इस वजह से परमिशन न होने के बाद भी वहाँ एक बड़ा आयोजन आपने किया, जिसमें आपको आता ही वो है, तो आपने नफरत फैलाने वाले खूब भाषण दिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं चला। अगर 700-800 आदमी वहाँ आ रहे हैं, बड़ा आयोजन हो रहा है, लाउड स्पीकर पे भाषण हो रहा है, और पुलिस को पता ना लगे, तो अब उस पुलिस की कॉम्पिटेंस के बारे में क्या कहा जाए? जो भी शब्द आपको समझ में आता है आप उसको कहिए, मैं उनके बारे में क्यों बराबर। मतलब ऐसी पुलिस हमारी और आपकी क्या सुरक्षा करेगी, जिसको 700-800 आदमियों का जमावड़ा, जहाँ पे एक बार एप्लीकेशन दी गई है जो रिजेक्ट हो चुकी है, वो नहीं आ रहे हैं, और लाउड स्पीकर से कोई इस तरह के भाषण दे रहा है, वो चुप हैं, और ये सब भाषणबाजी करके वो लोग वहाँ से निकल भी गए। ये यति नरसिंहानंद जी को क्योंकि डर नहीं है। याद है ना आपको, वो धर्म संसद किए थे हरिद्वार में। वो एक कौन, जो एक शिया, एक मुसलमान, एक था कोई व्यक्ति, वो हिंदू को बन के त्यागी जी बन गए थे। वो भी वहाँ धर्म संसद में हिंदुओं के क्या होने चाहिए, हिंदुओं को समझा रहे थे। जो जुम्मा 4 दिन हुए थे उनको आए, हिंदू बने, वो हिंदुओं को समझा रहे थे कि हिंदू धर्म की फिलॉसफी, और यही यति नरसिंहानंद जी को यही वो धर्मगुरु मिले थे। खैर, उनके वहाँ के भड़काने वाले बयान और इन सब बयान को लेके वो तो अरेस्ट हुए, यति नरसिंहानंद भी अरेस्ट हुए थे। उसके बाद अब वो बेल पे हैं और आके यहाँ फिर उसी तरह के भाषण दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ होगा नहीं। कुछ एफआईआर हुई हैं। एक एफआईआर जो पहली हुई वो कुछ इस तरह की परमिशन वाली हो गई कि भाई परमिशन नहीं थी, कैसे किया। दूसरी, कुछ जर्नलिस्ट के कहने पे एफआईआर हुई है। जर्नलिस्ट के कहने पे भी एफआईआर हुई है, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट भी हुई है। उस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट हो गई जिसने ये सब छाप दिया या बोल दिया, उसको भी हो रहा है। एक चीज़ थोड़ा आपको समझना होगा, ये क्यों हो रहा है? 2-3 कारण आते हैं। क्या मुख्य मुद्दे जो प्रेसिंग हमारे रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आप रोज़ जूझ रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सोचना होगा, क्या जानबूझ के ऐसा किया जाता है, इस तरह के इवेंट कर दो, मेन मुद्दे को से थोड़ा देर ध्यान हट जाएगा। या ये धर्म को जेन्युइनली बढ़ावा देने के लिए कि धर्म फैले खूब, मतलब एक धर्म विशेष के लोग, हिंदू धर्म खूब फैले, हिंदू महापंचायत करो, धर्म संसद करो, इस तरह की बात है। लेकिन क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हिंदू धर्म का जो चाहे उससे जो भी धर्म निकले हों,
सबके मूल में प्रेम है, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, आर्य समाज जो भी हो, सबके मूल में प्रेम है। हिंदू धर्म का मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पे नफरत की बात करें, और ये किसी भी धर्म में नहीं है। लेकिन मैं चूंकि हिंदू हूँ तो आई एम क्वालिफाइड टू से अबाउट हिंदुइज्म। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये जो कब्जा कर लो, मार डालो, गाली दो, ये सब ये हिंदू धर्म में नहीं है। और एक चलते चलते एक बात इसमें ज़रूर कहूँगा, धर्म के उस पर अगर आप कोई अखंड भारत, कोई एक ऐसे हिंदू राष्ट्र, ये सब बनाने की बात करते हैं, बगल का पाकिस्तान है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन पैदा हुए। फ़र्क ये था कि पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना, हालांकि शुरू में नहीं था, लेकिन 2 साल बाद उसने अब तक इस्लामिक स्टेट घोषित किया। आज क्या स्थिति है? आज जो पाकिस्तान था उसका आधा हिस्सा कहीं और चला गया, जो धर्म की बुनियाद पे उसने बनाया था। और वो आधा जब हिस्सा हुआ तो धर्म उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि बांग्ला वासियों की संस्कृति, उनकी अपनी आर्ट, उनका कल्चर और उनकी भाषा, ये ज़्यादा मजबूत साबित हुई बनस्पत धर्म के। तो धर्म अगर अच्छा पाकिस्तान रह गया, पाकिस्तान की हालत क्या है? मतलब क्या वो डेमोक्रेसी के मामले में ठीक है? क्या वो मानव अधिकार के मामले में ठीक है? किसी भी मामले में ठीक है? तो आप क्या दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए अब बात कर लें। आशीष तंवर साहब ने कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आशीष तंवर साहब को पिछले 4-5 साल में लोग भूल गए होंगे। कद्दावर नेता हैं, दलित नेता हैं ये, और जो ललित माकन साहब एक समय कांग्रेस के बहुत प्रमुख नेता हुआ करते थे, उनके दामाद हैं। और ललित माकन साहब के एक दामाद वो अजय माकन साहब हैं, जो इस समय दिल्ली प्रदेश की पॉलिटिक्स करते हैं और शायद जनरल सेक्रेटरी हैं और कुछ प्रदेशों को भी देखते हैं। अशोक तंवर के बारे में मैं आपको बता दूं, अशोक तंवर साहब कांग्रेस का एक ज़माने में स्तंभ हुआ करते थे। दलित समुदाय से आते थे, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उससे पहले NSUI और यूथ कांग्रेस, जो उनके छात्र संगठन और युवा संगठन है, उनको लीड किया है इन्होंने। राहुल गांधी के क्लोज बहुत रहे थे, बहुत क्लोज थे राहुल गांधी के। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, उसमें जस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले इनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के कांग्रेस के, उनसे इनकी बनी नहीं, वो खींचतान चलती रहती थी। इन्होंने अंततः कांग्रेस छोड़ दी। फिर पिछला जो चुनाव हुआ था वो इन्होंने, पिछले चुनाव में ये भाई साइलेंट रहे, किसी को ज्वाइन नहीं किए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी में आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी जिसको इन्होंने अब ज्वाइन किया है, ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है कल। आम आदमी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव हरियाणा में ठीक से लड़ा था। वो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी JJP, उसके साथ मिलके गठबंधन में चुनाव लड़ा था। लेकिन आम आदमी पार्टी की 0 सीट आई थी। जो दुष्यंत चौटाला की जो सीटें आई थी, उसी के बेसिस पे उन्होंने 2-3 काम कराया। उन्होंने अपने घर के लोगों को जेल से छुड़वाया और वो बीजेपी के साथ उन्होंने जाके सरकार भी बना ली, क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन मैंडेट जो मिला था दुष्यंत चौटाला को, वो अगेंस्ट बीजेपी मिला था। उस समय थोड़ा होल्ला भी मचा, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है। मैंडेट अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट था, लेकिन जाके बीजेपी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने सरकार बना ली। इस सारे जो कार्यक्रम हुआ है उसकी वो हुआ है सुशील गुप्ता जी जो हैं, जो अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, हरियाणा से हैं। पहले कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता थे। ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी देखरेख में ये सारा कुछ कवायद हुई है। और आम आदमी पार्टी अब सीरियसली चैलेंज कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1-2 चीज़ें ज़रा समझनी होंगी, क्योंकि ये कई जगह हैं। अजय माकन साहब जो ललित माकन जी के भतीजे हैं, उनका और इनका रिश्ता बहनोई और साले का हुआ। अब एक जगह वो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता ये आम आदमी पार्टी में जब गए तो ये भी वरिष्ठी पद इनको कुछ मिलेगा। तो ये कैसे इन लोग का घर में इन लोग मैनेज करते होंगे अपने रिश्ते, चलिए ये भी देखने वाली बात है। यहाँ मैं एक चीज़ चलते चलते ज़रूर कहूँगा, आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, हर स्टेट में कर रही है। गुजरात में पहुँच गए ऑलरेडी केजरीवाल जी और मान साहब, वो अपना उन्होंने वो निकाली, रैली निकाली। हरियाणा में कुछ हलचल दिखाई दे रही है, हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में हलचल दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। बीजेपी तो तैयारी कर ही रही है। उत्तर प्रदेश की काउंटिंग के नेक्स्ट डे हमारे मोदी जी ही पहुंच गए थे गुजरात रोड शो करने। लेकिन ये कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस, सुना तो ये था 1 महीना पहले कि कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट के सेशन के बाद एक चिंतन शिविर करेंगे, चिंतन करेंगे हम लोग क्यों हारे। अब इसमें चिंतन, अभी चिंतन करने के लिए भी डेट फाइनल नहीं हो पा रही है। चलिए भाई,
तो ये तो बात हो गई थी यहाँ की। तीसरी बात एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या सोशल मीडिया चुनाव जिता या हरा सकता है, ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ क्योंकि आज कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं पेपर में। इस समय सोशल मीडिया पे एकदम से आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उसके सब्सक्राइबर बेसिस बढ़ने लगा है। 3.23 मिलियन 32,30,000 उसके सब्सक्राइबर हैं आम आदमी पार्टी के। बीजेपी के 4.27 मिलियन हैं 42 लाख। कांग्रेस के 1.87 18,70,000। वीडियोस के मामले में जो आम आदमी पार्टी है उसके 6,000 करीब वीडियो हैं, 6,300। बीजेपी के 29,000 वीडियो अपलोडेड हैं यूट्यूब पे और कांग्रेस के 14,000 वीडियो हैं। ये मैं आपको एक चीज़ और इसलिए बता दूं कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को रैंकिंग में रहना है तो उसको इस पर भी एक्टिव होना होगा। इसके लिए भी हो सकता है एक चिंतन शिविर वो बुलाएं कि हम लोग इसको क्यों नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, पढ़े लिखों के बीच में पैठ है, मिडिल क्लास के लोगों के बीच में उसकी पैठ है। अगर उसके 3.23 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बीजेपी के 4.27 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब जल्दी ही वो बीजेपी के आसपास रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और जरा सोशल मीडिया के 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लूँ। सोशल मीडिया को ये जनरली माना जाता है कि वो एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के से प्रश्न पूछती है गवर्नमेंट का, एक जनरल इंप्रेशन नैरेटिव ऐसा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना जाता है, जिसको लोग आम भाषा कुछ लोग उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, कि वो प्रो गवर्नमेंट है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, सोशल मीडिया में सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूट्यूब चैनल्स हैं, के फेसबुक पेजेस हैं, सबके। तो ये मत सोचिएगा कि उनकी प्रेजेंस केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या जो गोदी मीडिया जिसको कुछ लोग कहते हैं उनकी वहीं पे है। वो यूट्यूब में भी उनकी बड़ी प्रेजेंस है। मतलब वो जो कंटेंट रोज होता है, टोटल कंटेंट, उसका एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आता है। तो उनके मुकाबले जो सिर्फ यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया चलाते हैं वो बहुत छोटे हैं कंटेंट के मुकाबले, अगर उनके कंटेंट को देख लेंगे। एक सोशल मीडिया का और हिस्सा नहीं लोग बात करते हैं, जो है व्हाट्सएप। ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें मतलब बीजेपी और उसके बाद जो दूसरा आदमी देखिएगा कि ये व्हाट्सएप पे कहाँ खड़ा है तो दिखाई नहीं देगा। द सेकेंड पार्टी, मैं 1 से 10 नहीं, 1 से 100 तक केवल बीजेपी के लोग खड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100। अब उसके बाद कहीं कोई दिखेगा कि ये भी एक कोई पार्टी आई है। और व्हाट्सएप, जिसको कई लोग हंसी मजाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो खतरनाक है। तो सोशल मीडिया से का इफेक्ट होता है। एक ज़माने में मुझे लगता था इसका कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन इसका बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि व्हाट्सएप को ही लोग शास्त्र सत्य मानने लगते हैं, उसी को उसमें झूठ भी परोस दीजिए, उसको सत्य मान लेते हैं। चलते चलते आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है, उनको याद कर लें। केवल मैं उनको दलित नेता के रूप में नहीं, मैं उनको वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके पास प्रशासन करने की बहुत ही अच्छी कला थी, मानता हूँ। क्योंकि उस समय इतने टैलेंटेड लोग थे इसलिए नहीं शायद, और उनको अच्छे पद मिले, उनका सम्मान भी रहा। अब मोदी जी भी आज एक फ़ोटो ट्वीट किए हैं, आप खुद देख लीजिए। वो हाथ जोड़ के जगजीवन राम जी को नमन कर रहे हैं, लिखा भी है। फ़ोटो में जो सज्जन हैं वो मेरे ख्याल में अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो समझ में नहीं आया मुझे कि वो जो सज्जन अब इस दुनिया में नहीं, वो फ़ोटो में कहाँ से आए। प्रधान मोदी जी ने उस फ़ोटो को ट्वीट किया है, मैंने नहीं लगाया है, वो मोदी जी की ट्विटर हैंडल से। थैंक यू सो मच।